हेलो दोस्तों, भारत के प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि अभी तक हम लोग 1962 में भारत चीन युद्ध का खामियाजा भुगत रहे हैं और उसका भरपाई अभी तक नहीं कर पाए हैं। दरअसल वह 1962 में हिंदुस्तान की चीन से हार का उल्लेख कर रहे थे और इस युद्ध में अक्साई चीन का इलाका चीन ने हड़प लिया, जो कि जम्मू कश्मीर प्रांत का एक हिस्सा था और आज तक हिंदुस्तान उस इलाके पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाया। चीन ने सिंकियांग प्रांत से तिब्बत को जोड़ने वाली सड़क भी इस अक्साई चीन इलाके से कर लिया है। आज मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि आखिर हिंदुस्तान और चीन का युद्ध 1962 में क्यों हुआ, उसके परिणाम क्या हुए, इस युद्ध के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कितने जिम्मेवार थे, चीन कितना जिम्मेवार था। इन सभी बातों का मीमांसा मैं आज इस लेक्चर के माध्यम से कर रहा हूं। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि जिस तरह से हमारा देश अंग्रेजों के अधीन लगभग 200 वर्षों तक रहा, उसी तरह से चीन भी साम्राज्यवादी ताकतों का शिकार रहा था। 1930 के दशक में जापान ने चीन के मंचूरिया प्रांत को कब्जा कर लिया था और भारत ने इसका विरोध किया, जबकि उस समय भारत गुलाम था। कांग्रेस ने जगह जगह जापानी सामानों का बहिष्कार किया। तो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी की और बाद में आजादी के बाद हिंदुस्तान की यह नीति रही कि भारत और चाइना मिलकर के एशिया में अपना मजबूत प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह से पूर्व में 1700 ईस्वी के पहले चीन और भारत पूरी दुनिया की आधे जीडीपी का हिस्सा होता था, उसी तरह से दोनों देश ताकतवर होकर के उभरेंगे। इसी नीति के तहत में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन से व्यापक स्तर पर मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते थे और जब 1949 में चियांग काई शेक का पतन हो गया और वहां पर माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना 1949 में हुई, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल में कम्युनिस्ट चाइना का परमानेंट सीट पर हक बनता है, क्योंकि बहुसंख्यक चीनियों का प्रतिनिधित्व कम्युनिस्ट चाइना करता है, ना कि चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली ताइवान की सरकार। और उस समय अमेरिका ने ताइवान को संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनाकर रखा था और कम्युनिस्ट चाइना का बहिष्कार कर दिया था। भारत का दृष्टिकोण यह था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का हकदार कम्युनिस्ट चाइना है, ना कि ताइवान। दूसरा, भारत का यह भी दृष्टिकोण रहा कि ताइवान चाइना का एक अभिन्न हिस्सा है और उस पर चाइना का अधिकार होना चाहिए। इसी तरह भारत ने कोरिया वार में अमेरिका का मदद नहीं किया, बल्कि चाइना के दृष्टिकोण को समर्थन दिया था। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया और उसको अपने में मिला लिया। हालांकि हिंदुस्तान ने विरोध प्रकट किया,
लेकिन 1954 में हिंदुस्तान ने इसकी मान्यता दे दी और पंचशील का सिद्धांत निरूपित किया, जिसके तहत में एक दूसरे के संप्रभुता और उसकी अखंडता को सर्वोपरि माना गया। एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों देशों के बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना कायम की जाएगी। भले ही चाइना में कम्युनिस्ट का शासन और हिंदुस्तान में प्रजातंत्र का शासन है, लेकिन दोनों के बीच में किसी प्रकार की वैमनस्यता की गुंजाइश नहीं रहेगी। और बांडुंग सम्मेलन जो 1955 में हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई को जोर शोर से प्रस्तुत किया था। दरअसल नेहरू ये चाहते थे कि भारत और चीन में किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं रहे। पहले ही से पाकिस्तान से हिंदुस्तान का विरोध चल रहा था और 1947-48 में पाकिस्तान से युद्ध हो चुका था, और जिसमें पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाके को जबरन कब्जा कर लिया था। गिलगित और बाल्टिस्तान पर उनका अभी भी कब्जा है, और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाके पर अभी भी उनका कब्जा है। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान पश्चिमी देश के मिलिट्री अलायंस में शामिल हो गया था। पाकिस्तान बगदाद पैक्ट, सीटो सेंटो ट्रीटी का हिस्सा बन गया था। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ में मिलिट्री अलायंस कर लिया था, और हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो हिंदुस्तान को दोस्तों। लेकिन 1959 में तिब्बत में एक जबरदस्त विद्रोह हुआ। वहां के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ में विद्रोह कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। दलाई लामा तिब्बत से भाग करके हिंदुस्तान पहुंचा। हिंदुस्तान ने उसे शरण दिया। यह बात चीन के प्रमुख माओ त्से-तुंग को अच्छा नहीं लगा। उनका मानना था कि तिब्बत में जो विद्रोह की घटना हो रही है वो हिंदुस्तान के इशारे पर हो रही है। दूसरा, दलाई लामा को जो शेल्टर दिया गया था उससे भी चीन बहुत नाराज था। तो इस कारण से चीन ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करना शुरू किया, और 1959 से लेकर के 1962 तक 3 साल के दरमियान लगातार छिटपुट सीमा पर संघर्ष होते रहे, गोलीबारी होती रही। 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई को दिल्ली आमंत्रित किया गया था, उनसे विचार विमर्श किया गया, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सीमा रेखा है। चीन ने कभी भी इस मैकमोहन लाइन को मान्यता नहीं दिया, क्योंकि उस समय में ब्रिटिश साम्राज्य बहुत ताकतवर साम्राज्य था, और 1911 से पहले चीन में किंग वंश के राजा का शासन हुआ करता था, जो कि कमजोर था। वह ब्रिटिश साम्राज्य से बार्गेन करने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में मैकमोहन लाइन को चीनियों ने कभी भी दिल से स्वीकार नहीं किया। आजादी के बाद हिंदुस्तान ने भी चीन से सीमा विवाद को खत्म करने के लिए अनेक बार प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। दोस्तों, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने जबरदस्त हमला किया, और चीन ने 2 सेक्टर पर हमला किया। एक पूर्वी सेक्टर पर
जिसको कि पहले नेफा कहते थे, आजकल अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, और दूसरा पश्चिमी सेक्टर। और चीनी सेना ने गलवान वैली के करीब 13 पोस्टों पर उसने कब्जा कर लिया। उसी तरह से उन्होंने पूर्वी सेक्टर में पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया और ऐसा लग रहा था कि वो आसाम के मैदानी इलाके में घुस जाएंगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और इस बीच भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने गंभीर हालत का बयान किया और उनसे मिलिट्री हेल्प चाहिए, और अमेरिका ने उन्हें आश्वासन भी दिया। इसके ठीक दूसरे दिन चीन ने यूनिलैटरल सीज फायर की घोषणा किया और अपने सेना को वापस बुला लिया। दोस्तों, आखिर चीन ने हिंदुस्तान पर आक्रमण क्यों किया? अगर हम नेवाल मैक्सवेल की बात माने, जिन्होंने इंडिया चाइना वॉर में लिखा है कि हिंदुस्तान के द्वारा जो फॉरवर्ड पॉलिसी एडॉप्ट किया गया था, यह इस युद्ध के लिए जिम्मेवार था। चूंकि नेहरू एक जबरदस्त राष्ट्रवादी नेता थे और चीन के द्वारा अनेक बार उन्हें कंसेशन दिए गए, लेकिन वो सुलह करने के लिए तैयार नहीं हुए, और जिसके कारण से यह युद्ध घटित हुआ। दोस्तों, इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है। दरअसल चीन हिंदुस्तान के लोकप्रियता और बढ़ती ताकत से घबरा गया, और खास करके हिंदुस्तान की जो गुटनिरपेक्ष नीति थी, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, उसको वो खत्म कर देना चाहता था, उसको डिस्क्रेडिट करना चाहता था। क्यों? कि इस गुटनिरपेक्ष नीति, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट और पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के तहत हिंदुस्तान का रिलेशन दोनों सुपर पावर के साथ बेहतर था, सोवियत यूनियन के साथ भी और यूएसए के साथ भी, और दोनों ब्लॉक से हिंदुस्तान को इकोनॉमिक एड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहे थे। हिंदुस्तान औद्योगिकरण की नीति के तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। हिंदुस्तान की पैठ अफ्रो एशियन कंट्रीज के बीच में जबरदस्त होने लगी थी, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में अपने को स्थापित कर चुके थे। दूसरी तरफ चाइना अलग थलग हो चुका था। चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट नहीं मिल रहा था, अमेरिका उसका जबरदस्त विरोध कर रहा था, ताइवान को भी उसने नहीं मिलाने दिया, अफ्रो एशियन कंट्रीज के बीच में भी चाइना अलग थलग ही रहा। तो चाइना हिंदुस्तान पर आक्रमण कर यह सिद्ध करना चाहता था कि दरअसल हिंदुस्तान का जो शासन है वो पूंजीवादी देशों का पिछड़कू है, और जिस तरह से रूस का हिंदुस्तान में दिलचस्पी बढ़ने लगा था, और 1962 के शुरुआत में दोनों देशों के बीच में MiG-21 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में सहमति हो गई थी, जबकि सोवियत यूनियन ने MiG-21 एयरक्राफ्ट चाइना को नहीं दिया था। तो चाइना यह दिखाना चाहता था रूस को कि दरअसल हिंदुस्तान की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, एक झूठ का आवरण है,
और जब चाइना हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा तो हिंदुस्तान तत्काल भाग करके अमेरिका के शरण में जाएगा और उससे रूस से जो हिंदुस्तान की जो बढ़ती जो मित्रता है उसमें दरार पड़ जाएगा। आखिर इस युद्ध में हिंदुस्तान की हार क्यों हुई? दोस्तों, बहुत सारे समालोचकों का यह कहना है कि जो सिविल और डिफेंस में जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, प्रॉपर मैनेजमेंट का अभाव था, जितना सेना की ताकत होनी चाहिए थी उतना नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर नहीं लगाया गया था, और जिसके कारण से हिंदुस्तान की हार हुई। दूसरी बात कि हिंदुस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतने बड़े पैमाने पर चाइनीज अटैक को एंटिसिपेट नहीं कर पाए और जिसके कारण से वह पहले ही से तैयारी नहीं किया और जिसके कारण से हिंदुस्तान की दोनों सेक्टरों पर हार हुई। दोस्तों, कुछ लोग नेहरू को इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं और उनका कहना यह है कि हिंदुस्तान को जितना तवज्जो मिलिट्री एक्सपेंशन पर देना चाहिए था उतना नेहरू ने नहीं दिया। यह गलत बात है। 1947 में हिंदुस्तान की आर्मी की संख्या थी 2,80,000। 1962 में यह संख्या बढ़कर के 5,50,000 हो गई। उसी तरह से 1947 में हिंदुस्तान के पास में 7 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट था जो कि बढ़कर 19 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट हो गया। तो यह कहना गलत है कि मिलिट्री की ताकतों में इजाफा नहीं किया गया। दरअसल नेहरू एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत काम कर रहे थे। उनका मानना था कि जब तक कोई देश पूरी तरह से औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइज नहीं होता है, औद्योगिकृत नहीं होता है, तब तक वो एक मजबूत मिलिट्री पावर के रूप में उभर नहीं सकता है। दूसरे देशों से मिलिट्री टेक्नोलॉजी लेने पर वो एक टेम्पोररी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन किसी देश के ग्रेट पावर बनने के लिए उसको खुद अपने टेक्नोलॉजी पर, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भरोसा करना होगा। और इसी के तहत 1956 में इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी को बढ़ावा दिया था। दरअसल ये युद्ध चाइना के फ्रस्ट्रेशन, उसके आइसोलेशन का उपज था, जिसमें कि वह हिंदुस्तान को नीचा दिखाना चाहता था, हिंदुस्तान के नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को ध्वस्त करना चाहता था और जिसके कारण से यह युद्ध हुआ। अब इसके परिणाम क्या हुए? दोस्तों, इसका व्यापक परिणाम हुआ। हिंदुस्तान का सेल्फ रिस्पेक्ट अंतर्राष्ट्रीय जगत में कमजोर हो गया। जो वह अभी तक गुटनिरपेक्ष देशों का नेता हुआ करता था, उसका प्रतिष्ठा कमजोर हो गया। विरोधी पार्टी सक्रिय हो गई और उन्होंने थर्ड प्लान को, जिसमें कि लैंड सीलिंग की बात की गई थी, उसको पार्लियामेंट में ब्लॉक करना चाहा। नेहरू गवर्नमेंट के खिलाफ में 1963 में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। लगातार 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई। पाकिस्तान ने समझा कि हिंदुस्तान कमजोर हो गया है, इसीलिए उसने धीरे धीरे चाइना के साथ में गठजोड़ करना प्रारंभ किया और 1965 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध इसी का परिणाम था। 1962 के युद्ध का एक और परिणाम था हिंदुस्तान के आंतरिक राजनीति में, और वह राजनीति थी कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होना। कम्युनिस्ट पार्टी 2 टुकड़े में बढ़ गई, सीपीएम और सीपीआई। उत्तर पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन जोर शोर से चला। 1963 में नागालैंड को पूर्ण प्रांत का दर्जा दे दिया गया।
त्रिपुरा और मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और वहां पर असेंबलीज की स्थापना की गई। बाद में अरुणाचल प्रदेश को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और फिर 1987 में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जिसे पहले नेफा कहते थे। तो इस तरह से हिंदुस्तान ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन या पुनर्गठन किया। हिंदुस्तान ने यह देखा कि किस तरह से पश्चिमी देश उसके साथ ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय हिंदुस्तान अनाज के मामले में, फूड के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। उसे अमेरिका से अनाज मंगाने पड़ते थे। तो सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति पर जोर दिया और इसके लिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका चुना गया और वहां पर जोर शोर से मैकेनाइज्ड फार्मिंग की गई, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का उपयोग किया गया, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और इरिगेशन व्यवस्था कायम की गई, मार्केटिंग सिस्टम लागू किया गया और जिससे देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। यथार्थ के धरातल पर अब इसे लागू किया जाने लगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1971 में हिंदुस्तान ने सोवियत यूनियन के साथ में फ्रेंडशिप ट्रीटी किया था। दोस्तों, हिंदुस्तान के द्वारा प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत करने के कारण ही ठीक 6 साल के बाद 1968 में नाथुला पास में करीब 400 चीनी सैनिकों को हिंदुस्तानी आर्मी के द्वारा मार दिया गया था और यह एक बहुत बड़ी फतह थी। उसी तरह से 1987 में अरुणाचल प्रदेश में सोमदुरोंग क्षेत्र में चीनी घुसपैठियों को निकाल बाहर कर दिया गया था। तो इस तरह से हिंदुस्तान ने अपनी मिलिट्री ताकत को इजाफा किया है। अभी भी हिंदुस्तान और चीन के बीच में बॉर्डर विवाद सुलझे नहीं है। 16 राउंड से ज्यादा बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। हालांकि इससे हिंदुस्तान और चीन के बीच में जो व्यापारिक संबंध है, जो आर्थिक संबंध है, उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है। और आज हिंदुस्तान और चीन का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो 125 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ गया है और जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड चीन के फेवर में है, जिसे हमें कम करना होगा। तो दोस्तों, यह लेक्चर आपको कैसा लगा? आप अपना कमेंट्स जरूर हमें लिखें और अगर कोई सजेशन हो तो उसे भी हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच।